का इतिहास, नवाबों का शहर। ऐतिहासिक और शैक्षिक मूल्य से समृद्ध शहर रामपुर दुनिया भर के आगंतुकों के लिए एक आशाजनक गंतव्य साबित होता है। रामपुर की यात्रा एक अभूतपूर्व और ज्ञानवर्धक अनुभव होगा। रामपुर की मिट्टी में प्राचीन भारतीय संस्कृति की सुगंध व्यापात है। समृद्ध विरासत और विविध संस्कृति का मिश्रण हर साल हजारों आगंतुकों को आकर्षित करता है। इंडो इस्लामिक परंपराओं और मूल्यों को सिखाने के लिए प्रयास में दुनिया भर के विद्वान रामपुर रजा लाइब्रेरी जाते थे। विभिन्न धार्मिक केंद्रों के लिए प्रसिद्ध रामपुर व्यावसायिक और व्यावसायिक केंद्रों का शिखर भी है। यहाँ या तो एक ऐतिहासिक यात्रा हो सकती है या फिर परिवार और दोस्तों के साथ एक अवकाश यात्रा भी हो सकती है। शहर हमेशा पर्यटक महत्व के खजाने के साथ हर आगंतुक का स्वागत करता है। रामपुर शहर में शाही विचारधाराओं को दर्शाया गया है। हालांकि पूर्व शाही राज्य का अधिकांश हिस्सा बिगड़ रहा है। शहर में सुंदर गुंबदों, सुंदर मेहराबों और विशाल दरवाजों के रूप में पर्यटकों का अभिवादन करता है। आइए रामपुर की यात्रा करने से पहले रामपुर के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश का शहर रामपुर भारतीय इतिहास का गौरव है। रामपुर के इतिहास के अनुसार इसे नवाबों का शहर कहना उपयुक्त है। रामपुर और इसके नवाबों ने देश की संस्कृति और विचारधारा पर एक लंबे समय तक चलने वाली धारणा बनाई है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ये शहर पूर्व में एक रियासत थी। ये राजपूतों, मराठों, रोहिलों और नवाबों द्वारा शासित था और स्वतंत्र भारत से पहले खुद राज्य था। इससे पहले 1947 में भारतीय गणराज्य के लिए सहमति दी गई थी। 1950 में एकजुट प्रांतों के साथ आया। इसकी धार्मिक पृष्ठभूमि और विविध इतिहास के बावजूद जिले को रामपुर नाम से पुकारा जाता है, जो देश के अधिकांश शहरों को दिए जाने वाले सामान्य नामों में से एक है। रामपुर एक ऐसा जिला है जिसमें 4 गांवों का समूह है और इसे कटेहर कहा जाता है। नवाब के शासनकाल के दौरान पहले शासक नवाब फैजुल्ला खान ने शहर का नाम फैजाबाद रखने का प्रस्ताव रखा, लेकिन देश में कई अन्य जगहों को भी यही नाम दिया गया था, इसलिए मुस्तफाबाद में बदल दिया गया और रामपुर भी कहा जाने लगा। रामपुर का ज्ञात शाही इतिहास 12वीं शताब्दी का है, जो राजपूतों के शासन से शुरू हुआ और नवाबों की अंतिम विरासत के साथ समाप्त हुआ। 12वीं शताब्दी के मध्य में राजपूतों ने उत्तरी भारत के बरेली और रामपुर क्षेत्र में खुद को मजबूती से स्थापित किया। रामपुर को पहले उनकी उपस्थिति में कटेहर नाम दिया गया था। उन्होंने दिल्ली के साथ और मुगलों के साथ 400 वर्ष तक संघर्ष किया, लेकिन अंत में बाद में वो हार गया। काटिहास अकबर के समय तक दिल्ली के खिलाफ लगातार लड़ने के लिए अपनी विशिष्ट भूमिका के लिए जाने जाते हैं। इस क्षेत्र में कटेरिया राजपूतों की उत्पत्ति और वृद्धि हमेशा अज्ञात और विवाद का विषय बनी हुई है। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली की सल्तनत द्वारा राजपूतों के शासन को अपने अधीन कर लिया गया था। कटेहरिया राज्य को मुगलों ने संभाल कर बदायूं 2 प्रांतों में विभाजित किया। राजधानी को बदायूं से बरेली में बदल दिया गया, जिससे रामपुर का महत्व बढ़ गया। कटेहर के अंधेरे और घने जंगल राजपूत विद्रोहियों के लिए आश्रय रह गया था। सल्तनत शासन के दौरान कटेहर में लगातार राजपूत विद्रोही हमले करते थे। जंगल में छिपे राजपूत विद्रोहियों को पूरी तरह से साफ करने की कोशिश में भी की गई थी, परंतु मुगल शासक उसे पूरी तरह साफ ना कर सके। मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने राजपूत विद्रोहियों को दबाने के लिए कटेहर क्षेत्र को रोहिलों को प्रदान किया, जो पाकिस्तान के लिए यूसुफ जई जनजातियों के पुश्तैन, उच्चू भूमि और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से थे। उसने उन्हें अपने दरबार में सम्मानजनक पदों पर नियुक्त किया और उन्हें अपनी सेना में सैनिकों के रूप में नियुक्त किया। इस तरह कैर्थ और रोहिलखंड के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। औरंगजेब 1707 के बाद रोहिलों ने खुद पड़ोसी शहर पर आक्रमण किया और बरेली, रामपुर, रुद्रपुर, चंपावत, पीलीभीत, कुठार और शाहजहांपुर में अपनी सत्ता स्थापित की और रोहिलखंड के नाम से अपने साम्राज्य को चोहित किया। रोहिलों ने मराठों को पकड़ने और 1762 में रोहिलखंड में लूटने तक इस क्षेत्र पर शासन किया। पराजित रोहिलों ने अपने क्षेत्र के लिए मराठाओं के खिलाफ लड़ने के लिए अवध के नवाब की मदद मांगी। रोहिला युद्ध अवध के नवाब की मदद से शुरू किया, जो अनेक पक्ष में ब्रिटिश प्रभाव के तहत था।
रोहिलों ने इस तरह क्षेत्र में अपनी शक्ति को फिर से स्थापित किया। रोहिलस जिन्होंने अपनी शक्ति को वापस पा लिया था, अवध के नवाब को भुगतान न करने का फैसला किया और युद्ध के दौरान उनके द्वारा दिए गए कर्ज पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया। इसने अवध के नवाब को गवर्नर वॉरेन हस्टिंग के हाथों ब्रिटिश सरकार के साथ बनाया और दूसरे रोहिला युद्ध में रोहिलखंड से रोहिला को बाहर किया और फिर रामपुर में नवाबों की विरासत शुरू हुई। रामपुर शहर की स्थापना नवाब फैजुल्ला खान ने ब्रिटिश कमांडर कर्नल चैंपियन की स्वीकृति के साथ 7 अक्टूबर 1764 को की थी। उन्होंने शहर का नाम मुस्तफाबाद रखा था। एक महान विद्वान होने के नाते उन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू और तुर्की जैसी विभिन्न प्राचीन भाषाओं में कीमती पांडुलिपियों के संग्रह की शुरुआत की, जो अब रामपुर रजा लाइब्रेरी में खजाने के रूप में सजी है। उन्होंने लगभग 20 वर्षों तक इस क्षेत्र पर शासन किया। उनके बेटे मोहम्मद अली खान ने उनकी मृत्यु के बाद उन्हें सफल कर दिया और रोहिलों द्वारा मृत होने से पहले 20 दिनों तक की बहुत कम अवधि के लिए शासन किया था। उसके बाद लगातार वर्षों में कई नवाबों द्वारा शासन किया गया। नवाब क्लब अली खान उस समय के उल्लेखनीय शासकों में से एक थे। नवाब फैजुल्ला खान के बाद खुद एक विद्वान होने के नाते उन्होंने अपनी पांडुलिपियों और चित्रों के माध्यम से रामपुर रजा लाइब्रेरी में जबरदस्त योगदान दिया है। उन्होंने रामपुर में 30 लाख की लागत से जामा मस्जिद का निर्माण किया। उन्होंने लगभग 22 साल और 7 महीने तक इस क्षेत्र पर शासन किया। नवाब मुश्ताक अली खान उनकी मृत्यु के बाद शासक हुए और उसके बाद नवाब हामिद अली और फिर नवाब रजा अली खान जो 1930 में अंतिम शासक बने। रामपुर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की तानाशाही के तहत किसी भी शहर से बेहतर नहीं था, लेकिन नवाबों और अंग्रेजों के बीच आपसी चिंता ने शहर को और अधिक श्रेय दिया। नवाब हामिद अली खान ने WC राइट को अपना मुख्य अभियंता नियुक्त किया। उन्होंने भारतीय ईंटों और रेत के लिए यूरोपीय वास्तुकला के मिश्रण के साथ रामपुर में विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण किया। रामपुर के नवाब ने भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया और इसके बदले में उन्होंने रामपुर के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करने के लिए उन पर एहसान किया और शहरों पर भी आक्रमण किया और ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से अपनी सीमा का विस्तार किया। 1947 में आजादी के बाद रामपुर जिला भारत के गणतंत्र के साथ एकजुट हो गया और 1950 में एकजुट प्रांतों के साथ जुड़ गया। नवाबों से उनकी शक्ति की रॉयल्टी छीन ली गई और उन्हें सिर्फ उपाधि धारण करने की अनुमति दी गई। नवाब रजा अली खान के नाती नहगद अबेदी और उनके भाई मोहम्मद अली खान को वर्तमान के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन आजादी से पहले के नियमों को अगर अभी भी पालन किया जाता, लेकिन परिवार के भीतर विवादों का अंत हो गया है। स्वतंत्रता के बाद संपत्ति का कब्जा और कानून में परिवर्तन, इस बीच सरकार के साथ नवाब की संबद्धता कभी समाप्त नहीं हुई। नवाबों का हमेशा ये मानना था कि उन्हें सरकार को समर्थन देने के लिए सिर्फ अपने वोट पेश करने से नहीं रोकना चाहिए, बल्कि खुद इसका हिस्सा बनना चाहिए। नवाब रजा अली खान के एक और पोते नवाब जुल्फिकार अली खान 4 बार चुने गए और संसद में रामपुर का प्रतिनिधित्व किया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी बेगम नूर बानो को भी कई बार यूपी के रामपुर के लिए संसद सदस्य के रूप में चुना गया था और उनके बेटे काजिम को रामपुर जिले के सुवार टांडा निर्वाचन क्षेत्र में यूपी विधानसभा के लिए चुना गया। कारणों में रामपुर प्रमुख और विशेष है। ये गणतंत्र भारत के साथ एकजुट होने वाली पहली रियासत है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद रामपुर के पहले संसदीय प्रतिनिधि थे और अपने पड़ोसी शहरों के विपरीत उच्चतम मुस्लिम आबादी वाले रामपुर लगभग 50% ने 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद कभी भी किसी भी बड़े हिंदू मुस्लिम दंगों को नहीं देखा। महात्मा गांधी की राख को संरक्षित रखने के लिए दिल्ली के राजघाट के बाद एकमात्र स्थान होने का गौरव भी है। शहर की यात्रा पर आने वाला पहला स्वरूप सुंदर धनुषकार द्वारा या आंतरिक शहर की ओर जाने वाले द्वार है। आंगतुक विभिन्न प्रकार के दरवाजों को देख सकते हैं, जैसा कि सरल सैकल्प, धनुषकार, प्राच्य दिखाना और कुछ डच स्टाइल मेहराब भी। रामपुर किले तक पहुंचने पर शहर के चौड़े और सकरे रास्ते से चलने वाले धनुषकार दरवाजे से होते हुए किले की
खस्ता हाल दीवारों, गहने और कपड़ों, साथ ही रामपुर साड़ियाँ बेचती असंख्य दुकानें मिलती हैं। रामपुरी टोपी, मखमल से बनी एक कठोर काली टोपी। किले के अंदर 4 एकड़ का एक क्षेत्र है जो एक छोटा शहर जैसा दिखता है, जिसके केंद्र में प्रसिद्ध रजा लाइब्रेरी भी है। रजा लाइब्रेरी भारत सरकार द्वारा प्रबंधित है तथा प्राचीन पांडुलिपियों और साहित्य के असंख्य संग्रह का एक स्टोर हाउस है। इसे इंडो इस्लामिक संस्कृति का खजाना माना जाता है। किले में रंग महल भी है जो कभी नवाबों का गेस्ट हाउस था, और शहर के दक्षिण पूर्व कोने में अब्बास मार्केट एक शानदार कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। किले के दक्षिण किनारे पर जामा मस्जिद के राजसी लाल गुंबद और मीनारे हैं जो नवाब फैजुल्ला खान द्वारा निर्मित, और दिल्ली में जामा मस्जिद जैसी दिखने वाली मस्जिद 30 लाख की लागत से बनी नवाब क्लब अली खान द्वारा निर्मित एक मस्जिद है। ये धार्मिक, पर्यटन और व्यापारिक आकर्षण का स्थान है क्योंकि इसके आसपास बड़े बाजार हैं। मस्जिद के बगल में शादाब बाजार है और सराफा बाजार आभूषणों की दुकानों के लिए प्रसिद्ध है। मस्जिद के पीछे सफदरजंग बाजार में कुछ रामपुरी चाकू की दुकानें मिल सकती हैं। चाकू रामपुर में बने कुख्यात चाकू हैं और इसके ओवरसाइड ब्लेड के लिए प्रतिबंधित है। इसके अलावा शहर के केंद्र के बाहर स्थित कोठी खास बाग है। एक शानदार मुगल महल है जो रामपुर में मुरादाबाद रामपुर सिविल लाइंस रोड के पास स्थित है। ऐसा माना जाता है कि 1930 के दशक में मुगल इस महल में आए थे। 300 एकड़ के परिसर में स्थित महल में 200 कमरे हैं जो मुगल वास्तुकला में ब्रिटिश पैटर्न के प्रभाव के साथ बनाया गया है, जिसमें दरबार हॉल, संगीत कक्ष और यहाँ तक कि नवाबों के लिए एक निजी सिनेमा हॉल के साथ व्यक्तिगत अपार्टमेंट भी है। बर्मा टीक, इटालियन मार्बल्स और बेल्जियम ग्लास झूमर से सुसज्जित ये महल बिगॉम युग की वास्तुकला का एक नमूना है। बेंजीर कोठी यहाँ का एक और महल है जिसे माना जाता है कि नवाबों के लिए गर्मियों का स्थान शहर के बाहर कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये उसी वास्तु महत्व का है जो कोठी खास बाग का है। कादम शरीफ की दरगाह या पैगंबर मोहम्मद के पवित्र पैर की दरगाह बेनजीर कोठी के अलावा ये स्थित है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, बताएं हमें जरूर। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।